मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज उन्हीं हौसलों को उड़ान देते हुए मैं संजना कौशिक, मैं अपराजिता आप सभी का इंडिया रूरल कोलोक्वी यूपी संस्करण में आपका आमंत्रण करते हैं। जहां 2020 में इंडिया रूरल कोलोक्वी की शुरुआत ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह में ऑनलाइन मीडियम से हुई, वहीं आज 4 साल बाद ये मुहिम 5 राज्यों में समाज, सरकार और बाजार को साथ लेकर ग्रामीण विकास हेतु एक मंच का संचालन कर रही है। आज हम ऐसे ही जटिल विषयों पर उत्तर प्रदेश को केंद्रित कर विभिन्न चर्चाओं में भाग लेंगे और उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की दिशा निर्धारित करेंगे। वेलकम टू ग्रामीण ग्रोथ, इनकम प्रॉस्पेरिटी एंड क्वालिटी हेल्थ विद इंक्लूजन ऑफ ऑल। मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु दीप प्रज्वलित करने के लिए आप लोग आगे आए। श्री योगेश कुमार सर, विशेष सचिव यूपी, श्री देवेश चतुर्वेदी सर, कृषि उत्पादन आयुक्त, डॉक्टर डॉक्टर हीरालाल सर, विशेष सचिव यूपी, श्री निशांत गुप्ता जी, फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट ग्रुप, श्री सेंथिल कुमार जी, निंजा कार्ट, श्री अनिर्बन घोष जी, कोलीड टीआरआई। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलित के लिए। आप सभी से निवेदन है कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दीप की ज्योति के साथ हम सभी मिलकर ज्ञान और विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। हमारे बीच हमारे पहले चरण पे चलते हुए पैनल चर्चा के लिए जो माननीय गेस्ट उपस्थित हैं, मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आपको सबके सामने शामिल करना चाहूंगी। श्री देवेश चतुर्वेदी सर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। आपका कार्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के रूप में आपने कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने वाली नीतियों को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका सीधा प्रभाव राज्यों के लाखों किसानों की आजीविका पर पड़ा है। आपकी नेतृत्व क्षमता और विशेषज्ञता राज्य में कृषि के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे किसानों को लाभ होता है और उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास में योगदान होता है। सर, हम आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्री देवेश चतुर्वेदी सर कुछ ही देर में आने वाले हैं। उनके आते ही आईआरसी की हम एक बार मूवी दिखाएंगे और उसके बाद आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आईआरसी की मूवी चला दें। हम 47 को जब पहुंचेंगे, हम दुनिया की नंबर 1 और 2 इकोनॉमी में पहुंचेंगे साइज में। और दुनिया हमको कैसे दिखता है?
अगर हमने दुनिया को बढ़ाना है, दुनिया की समाज को बढ़ाना है, अपनी समाज को बढ़ाना है, तो नंबर को छोड़ दीजिए, लोगों की बातें सुनो। The pyramid of aspiration has become flat. Today, a 15-year-old son of a very rich person and a poor person's son in a very remote village have the same dreams. It is not as if rural India has to migrate and the share of urban population has to increase. It can well be the case that rural India gets well connected. नगर निगम हमारा जब साफ हो सकता है, सुंदर दिख सकता है, तो गांव को ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता? स- As the guests come, ये IRC के पीछे में जो सोच, हर साल हम लोग 1 से 8 अगस्त करते हैं, and it coincides with the Quit India Week. And हमारा इस देश का that whole episode which happened during the Quit India Week is to date the largest mass movement which happened. It was the largest mass movement. गांव-गांव से, शहर-शहर से लोग उसमें जुड़े, and that was the first time where very clearly India spoke and said that British need to go back. Till that time, there were still, conversations happening in terms of, being, getting a set of autonomy, but the actual engagement to say that we want to be an independent country happened with a very large mass movement. आज के कॉन्टेक्स्ट में 70-75 साल के बाद वही मास मूवमेंट हमें चाहिए गरीबी को हटाने के लिए, एंड इसीलिए ये हर साल हम लोग कोशिश करते हैं। जो कई लोग जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उसमें देखिएगा, रूरल का बहुत मीडिया में अलग अलग जगह पे इनविजिबलाइजेशन होता है। अब हम अपना न्यूज़पेपर्स अगर देखें, पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन रूरल, शायद ही आपको वहां पर मिलता है। बहुत कम जगह में बहुत कम स्पेस उसके लिए है। कुछ नेगेटिव स्टोरीज है तो आ जाता है, अदरवाइज रूरल इज इनविजिबलाइज। सिमिलरली डेटा में देखिएगा, रूरल इज इनविजिबलाइज, वुमेन आर इनविजिबलाइज। सो द एफर्ट ड्यूरिंग दीज 7-8 days is to have national, international and regional conversations to visualize the issues and opportunities of rural. So that is the context. इस तरीके से 4 साल, ये चौथा साल है, and every year we continue to do that. Typically 15 से 20 कन्वर्सेशंस होते हैं ये 8 दिनों में, और करीब करीब 50 से 55 national and international global figures come and join this conversation. Like the chief economic advisor was in the Delhi event yesterday, talked about how the current economic survey is looking at the challenges of rural and how do we see investments flowing into the rural, how jobs can be created. So it has been widely covered in the national press. The conversations which he had is an example. इस तरीके से हर दिन में एक अलग अलग मुद्दों के ऊपर में चर्चाएं होती हैं, और उस कड़ी में फर्स्ट टाइम हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं, और we hope that every year we will be able to do at least one day in this week in Lucknow.
थैंक यू। थैंक यू अनिर्बान सर। और जब तक हमारे बीच देवेश सर शामिल होते हैं तब तक हम अपने पूरे सारे पैनलिस्ट और अतिथिगण का स्वागत करते हुए उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि सर हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा को आगे लेके जाएंगे। हमारे बीच श्री योगेश कुमार सर भी उपस्थित हैं, जो 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। अतिरिक्त आयुक्त ग्रामीण विकास और मनरेगा पद पर रहते हुए आपने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे राज्य में मनरेगा पर महिलाओं की भागीदारी काफी हद तक बढ़ी है। आप विशेष सचिव बागवानी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह और गोपनीयता विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आप अपने अनुभव और दृष्टिकोण के साथ विकास को अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर हीरालाल सर उपस्थित हैं। वे एक सफल भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आपने जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास और शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अलावा डॉक्टर लाल सर एक लेखक और सक्रिय परिवर्तनकर्ता के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उनके लेखन और पहलों में शासन और विकास के लिए नवीन और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। सर, हम आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्री निशांत जी भी उपस्थित हैं, जो walmart.org के लिए एक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे छोटे किसान समूहों के लिए बाजार पहुंच सक्षम करने में मदद करते हैं और महिला किसानों और जलवायु प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए वॉलमार्ट फाउंडेशन की उपस्थिति को मजबूत करते हैं। उन्होंने उत्पाद, प्रौद्योगिकी, विपणन, आपूर्ति श्रृंखला, वेयरहाउस, मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म और विभिन्न कार्य क्षेत्रों के साथ गहरे सहयोग के माध्यम से व्यवसायों को स्थापित करने और बढ़ाने में व्यस्क अनुभव रहा है। सर, वेलकम यू ऑन दिस पैनल। हम श्री संथिल कुमार जी, जो कि निंजा कार्ट में पब्लिक पॉलिसी और सरकारी प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, जो भारत में उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाने पर केंद्रित एक प्रमुख एग्रीटेक स्टार्टअप है। निंजा कार्ट में अपनी भूमिका के तहत श्री संथिल जी नियामक ढांचों को नेविगेट करने और एग्रीटेक क्षेत्र के लिए लाभकारी नीतियों की पैरवी करने का काम करते हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। सभी से आग्रह करते हैं कि तालियों के साथ एक बार फिर से आप हमारे पैनलिस्ट का स्वागत करें। बट हमें कुछ समय और देना होगा कि हम अपने एक और अतिथिगण का वेट करें और उनकी उपस्थिति के लिए हम थोड़ा सा और समय दे पाएं। उसी बीच में चाहूंगी कि क्या हम अपनी कुछ और वीडियो को प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे साथ जुड़े हुए नए साथी भी उनको देख सकें। हम 47 को जब पहुंचेंगे, हम दुनिया की नंबर 1 और 2 इकोनॉमी में पहुंचेंगे साइज में। और दुनिया हमको कैसे दिखता है? अगर हमने दुनिया को बढ़ाना है, दुनिया की समाज को बढ़ाना है, अपनी समाज को बढ़ाना है, नंबर को छोड़ दीजिए, लोगों की बातें सुनिए। The pyramid of aspiration has become flat. Today, a 15-year-old son of a very rich person
and a poor person's son in a very remote village have the same dream. It is not as if rural India has to migrate and the share of urban population has to increase. It can well be the case that rural India gets well connected. नगर निगम हमारा जब साफ हो सकता है, सुंदर दिख सकता है, तो गांव को ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता है? जनता का आह्वान किया, वर्षों जकड़ी बेड़ियों को अब तो तोड़ो। क्रांति की मशाल जला गांधी बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत सहा गुलामी को अब ना सहेंगे, आजादी की बात रही वो लेके रहेंगे। अगस्त की बेला में हम सौगंध उठाते हैं, सशक्त राष्ट्र के सपने को चलो मिलकर आज सजाते हैं। हर युवा को रोजगार मिले, हर नारी की आजादी हो, हर घर स्वास्थ्य सबल बने, ये गली गली बुनियादी हो। मैं श्री देवेश चतुर्वेदी सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री देवेश चतुर्वेदी सर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। आपका कार्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के रूप में आपने कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने वाली नीतियों को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के लाखों किसानों की आजीविका पर पड़ा है। आपकी नेतृत्व क्षमता और विशेषज्ञता राज्य में कृषि के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे किसानों को लाभ होता है और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान होता है। सर, हम यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हम चर्चाओं के प्रथम चरण पर चलते हैं और
हमारे पहले पैनल चर्चा एनजेंडरिंग एग्रीकल्चर वैल्यू चेन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी इन यूपी के लिए श्री अनिर्बान जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया वे इस चर्चा का नेतृत्व संभालें और पैनल चर्चा का प्रारंभ करें। Thank you. So welcome to the first panel. So the topic given to us is engendering agriculture value chains. So I was looking at some of the data relating to the PLFS data, which looks at the women's labor force participation. And very interestingly, UP has shown a massive jump in the past few years. It has moved from 14.2 in 17-18 to 32.1 in 23. And this year, again, there is a further increase. We are very close to the national average of about 39.34% of the labor force being women. So it is a massive shift, which is results of several efforts which the government of Uttar Pradesh has been doing over the last few years. However, when you look at this data at one level, these numbers, almost more than doubling of the labor force participation is a very high, gain which has happened in a 3-4 year period. But when we look at the next level, we find about 64.8, almost 65% of that is unpaid labor within the household. That is what contributes. So this is data, but anybody who has worked in the rural and the agri space will know that largely women, especially for smallholder farmers, women are engaged in household agriculture engagement, and typically in an unpaid situation. And several studies show that 70-80% of the agronomic practices are done by women, and they continue to be invisible and not seen in the entire space. The second level, when we are looking at the same data, we also see that the 34% of women who are part of the labor force, actually 78% of that is in self-employment space. And almost 90% of that 87% is in the agri, fishery and the forestry space. So what it basically says that this is a very, very important, the agri value chains and the agriculture and allied, if we put it together, for women's engagement, this is a very, very important space. They are already engaged, but they continue to be largely unpaid. That is the problem statement and the challenge, and several people at the national level also has been talking about that. If Indian economy has to go where we see ourselves in at India at 100 at 2047, then a massive shift in terms of women's labor force participation has to happen. And definitely in the rural context, the labor force participation in agri and agri-allied is a very important topic. So if we are looking at engendering the agri value chains, then there are two spaces I see. And possibly we will have the panel conversations around those two spaces. So one space is what is the space for women in the production itself? The agriculture production, the way it is happening, they are already involved in the agronomic practices, but how do we recognize them? What can we do additionally for those women to be visibilized, and those women who are already participating in the production systems? What else? What can we do in terms of titles of assets, in terms of their control over the cash flows which are getting created, and so on and so forth. So one whole issue is what can we do for creating more opportunities and space for women in the production itself. The second piece is that there is this agri value chains, which are the forward and backward linkages, the input side and the output market
link. So in those, actually, interestingly, there is very little gender disaggregated data in terms of how much women are actually participating in the agriculture backward forward linkages. There is, at least whatever research I and some of my team members did, we didn't find a lot of data, and especially sub-regional data, like a state-wise data was very, very difficult to get. That means that space is invisible. And my sense is, as we see normally mandis and other places, typically you do not associate women to be in the agriculture markets. However, of late, again, Uttar Pradesh government has been taking some very interesting efforts. One is the women's FPOs itself, FPOs, and within that, women-only FPOs are getting created in the state. Then we look at, as digital technologies come in, there is a very interesting experiment happening around Namo Didi drones, that there are women who are actually flying drones for different agri services, which is getting provided. Still at an experimental stage, but it is an interesting opportunity which Government of India has also been putting in significant amount of investments into that. Then there has been an effort which Chief Secretary Sir was also involved, which is the takeaway rations being processed by women's groups. So there have been several such efforts where women are actually processing and making the takeaway rations available to the ICDS for. And similarly, there have been agro entrepreneurs and women agro entrepreneurs who are coming into the supply chain, supporting the supply chain on the ground. So these have been some of the interesting efforts which have been done. And I guess there will be more. This is only as an outsider, which I have been looking at it, but people who are within the government, they will know more about the different efforts which are being made to bring in women. So this is broadly the context which I wanted to set, that if we look at how do we create space for women, A, within the production system itself, and B, within the the market linkages, both on the input side and on the output side. So with that, I would, address my first question to Sir Chaturvedi sir. Sir, what are some of the efforts Uttar Pradesh government is making in terms of, we have this ambition of the $1 trillion, economy. And for a state like Uttar Pradesh, the agriculture and agri-allied has to be a very, very important, part. So what are some of the efforts which the state is taking to A, expand the overall quantum, and B, expand the share of agriculture in the growing economy? And if there are some efforts which are being made to create more space for women as this whole thing expands. Sir. थैंक यू। मैं चाहूंगा कि क्योंकि ग्रुप मिक्स्ड है तो हिंदी में ही बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ये आपने सेमिनार आयोजित किया है ऑर्गेनाइजर्स ने, और इस महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन रखा है। और जो आपके दो महत्वपूर्ण बात आपने इस प्रश्न में की है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है और उसमें जेंडर वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े। इन दो इश्यूज पे तो अब मैं चाहूँ तो पूरे 1 घंटा ऐसे में निकल जाए, लेकिन मैं 2-4 मिनट में शुरू में कुछ बात कहूंगा, फिर जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ेगा और लोग अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि जैसे आप जानते हैं कि मोर देन 55% ऑफ वर्कफोर्स, हमारे जो जितना भी हमारा एबल बॉडीड वर्कफोर्स है उसका 55% कृषि क्षेत्र लाइट सेक्टर में लगा है, और जबकि पूरे देश में लगभग ये 44-45% आता है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 24-25% है, जो कि देश में ये 14-15% है। तो इसका अर्थ ये होता है कि एग्रीकल्चर अभी भी प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। दूसरा इश्यू, महत्वपूर्ण इश्यू है कि एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो 12-11, 11.5-12% एरिया जो है
वो एग्रीकल्चर का यूपी में है पूरे देश का, जबकि हम लोग करीब करीब 20 से 21% खाद्यान्न पूरे देश का प्रोड्यूस करते हैं। और हॉर्टिकल्चर हमको अलग मान के चले, वो तो अलग हो रहा है। गेहूं में हम नंबर 1 है, चावल में हम नंबर 2 है, आलू में नंबर 1 है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम नंबर 1 चल रहे हैं और बहुत हाई, और नंबर 1 नहीं है तो बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो ये सब देखते हुए एग्रीकल्चर का $1 ट्रिलियन में ये बात सही है कि सर्विसेज और इंडस्ट्री जो है वो उनका रोल रहेगा, लेकिन एग्रीकल्चर का भी एक महत्वपूर्ण रहेगा, स्पेशली प्रोडक्टिविटी बढ़ा के डाइवर्सिफिकेशन। पहली बात तो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, जो लैंड है उसको हम ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, उसका नहीं है तो बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर है, बीट हो रहा है। और उसके अलावा हम लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा उसका जो हम लोग का जो एक उससे कहते हैं ना फसल सघनता, कितना फसल एक साल में हम लगा सकते हैं, तो विच इज कमिंग अराउंड 1.7 के आसपास आती है। तो उसको हम कितना बढ़ा सकते, आइडियली तो है कि 3 फसल ले लें, लेकिन 3 ना भी हो तो कम से कम 2 तक तो हम पहुंचे मिनिमम। फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात है कि हम ट्रेडिशनल खाद्यान्न की स्थान पे वो तो करें ही, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करें कम क्षेत्र में, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, और जो एरिया निकले उसको हम लोग डाइवर्सिफाई करें अलग अलग हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, वेजिटेबल्स में, और साथ ही साथ जो अलाइड एक्टिविटीज है पशुपालन वगैरह, उसमें हम लोग भी बहुत, क्योंकि उसमें और फिशरीज में उसमें बहुत ज्यादा इनकम जनरेशन की संभावना है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग, और जो लास्ट जो पॉइंट मैं कहूंगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, कि जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, जो हम लोग का वेदर की वेगरीज की वजह से, इस चैलेंज को हम अलग अलग तरह से कैसे मीट करें, जिससे कि इसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, या सॉइल हेल्थ की वजह से जो हमारे प्रोडक्टिविटी में नुकसान हो रहा है, उसको हम कैसे रिवर्स कर सकें। तो इन चैलेंजेस को लेते हुए एक कंसर्टेड स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें सभी जो हम कृषि सेक्टर के लोग हैं एक साथ मिलके सिनर्जी से काम कर रहे हैं। अब इसमें जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रोड्यूस किया उसका बेस्ट वैल्यू हमने किसानों को दे दी, मार्केट्स अच्छे होने चाहिए, और वैल्यू एडिशन जब होता है, वैल्यू चेन, हम प्रदेश में जो हमारा खाद्यान्न का वैल्यू चेन तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हम हॉर्टिकल्चर की तरफ चले जाते हैं तो उसमें वैल्यू चेन में हमारे पास अभी भी रॉ प्रोड्यूस ही ज्यादा से ज्यादा हमारा या तो एक्सपोर्ट हो रहा है या दूसरे मार्केट्स में जा रहा है। तो उसको हम लोग कैसे यहीं पर प्रोसेस कर सकें, उसकी जो हमारे फूड जो प्रोसेसिंग जो नीति नई आई है, वो उससे बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, तो ये हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं तरह तरह की, उससे स्थापित होना शुरू हो गई हैं। उससे हम फूड पार्क्स भी स्थापित होंगे भविष्य में। उससे हम लोग जब एक वैल्यू चेन डेवलप करेंगे, ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एक तरह से, क्योंकि वहाँ जो है वो प्रोसेसिंग होगी, साथ ही साथ फार्मर्स को भी बेटर मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि उसकी कोल्ड चेन भी बनेगी। जहां तक जेंडर का प्रश्न है, तो मैं यही कहूंगा कि एक समय जब हम लोग फील्ड में रहते थे, तो 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि महिला का सबसे ज्यादा समय किसमें लगता था? लकड़ी लाके फ्यूल वुड के लिए था। दूसरा आपका था जो है चूल्हा पे करते हुए, काम करते हुए खाना पकाने पे था। यही 2 मेन और काम थे। और तीसरा था पानी लाना, हैंडपंप से लाना, कुएं से लाना, कहीं दूर से लाना। अब ये तीनों जो हम लोगों के विशेष शुरू हुआ, सबसे पहले जो हमारी जो स्कीम शुरू हुई गैस सिलेंडर की, उससे घर घर में गैस सिलेंडर आया, तो फ्यूल वुड लाने की जो व्यवस्था कम हुई, महिलाओं के पास सरप्लस समय मिला वो कम करने का। चूल्हे की जगह गैस आया, तो दोनों तरह से, एक तो घर के अंदर एक माहौल हुआ, हेल्दी एनवायरनमेंट हुआ कुकिंग का, और ये जो समय लगता था, और दूसरा जो हर घर नल योजना अब जो तेजी से इम्प्लीमेंट हो रही है, उससे पानी की जो जिससे समय लगता था लाने का, वो भी व्यवस्था अब से खत्म हो रही है। तो महिलाओं जो हमारी शक्ति। अच्छा, तीसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि कृषि में जो लगती थी, तो सबसे डिफिकल्ट काम अगर कृषि में होता है तो वो महिलाएं करती थी। सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? धान की रुपाई। एक उदाहरण दूं, झुक के लगातार करते चले जाना, और वो महिलाएं करती थी। तो ये भी एक चीज देखने की है कि कैसे, तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है जेंडर की, वो ये है कि कैसे जो सरप्लस टाइम अब महिलाओं को मिल रहा है, उसको हम कैसे प्रोडक्टिव यूज में लाएं। उसके लिए सबसे बड़ा काम जो मैं बताऊंगा, आपके हमारे साथी बताएंगे भी,
जो हमारा जो लाइवलीहुड मिशन में सेल्फ हेल्प महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना है, वो तरह तरह के प्रोडक्टिव काम अब शुरू कर रहा। मैं एक उदाहरण दूंगा, बाकी आप देंगे। जैसे कई जनपदों में हम लोगों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ MOU कराया बेसिक शिक्षा विभाग से कि वो मशरूम उत्पादन करें और वो मशरूम जो पैदा हो, हाई प्रोटीन डाइट है, वो मिड डे मील में बच्चों को पहुंचे। तो एक तरफ तो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, दूसरा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है घर बैठे हुए, और बहुत तेजी से महिलाएं मशरूम उत्पादन में आ रही है। ऐसे ही पशुपालन तो निश्चित रूप से महिलाओं का ही ज्यादा उसमें रोल रहता है। तो पशुपालन में अगर हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाएंगे, और जो बहुत सारे दुग्ध की FPOs बन रही हैं वो महिलाओं आधारित ही है, इस तरह से हम लोग एलाइड सेक्टर्स में महिलाओं का रोल ज्यादा रहेगा। और पर से एग्रीकल्चर में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स डेवलप हों जो महिलाओं की ड्रिजरी को कम कर सके। और उससे क्या होगा, एक तो लेबर फोर्स वैसे भी उपलब्ध कम हो रही है धीरे धीरे करके, एग्रीकल्चर महंगी हो रही है। तो मैकेनाइजेशन नॉट कि हम कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लाएं, छोटे छोटे इंप्लीमेंट्स जो हम लोग कम कर सकें कॉस्ट को और ड्रेजरी को कम कर सकें कृषि की, उसको लाने का वो स्ट्रेटेजी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर को हम कैसे महिलाओं की वर्कफोर्स को बढ़ाएं, उनको प्रोडक्टिव। और जो दो आपने जो स्कीम, मैंने एक और जोड़ूंगा मैं, एक तो आपने नमो ड्रोन दीदी की बात की ही, साथ ही साथ जो अभी लखपति दीदी की बात हो रही है, और करोड़ों में लखपति दीदी पूरे देश में बनेंगी। तो वो लखपति कैसे बनेंगी, कुछ ना कुछ उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज देनी होगी, और ग्रामीण क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैक्सिमम होगी, या तो फाइनेंशियल सेक्टर में होगी, जैसे हमारे सखी हैं, BC सखियां, ये लोग जो काम कर रही हैं, या फिर एग्रीकल्चर या फूड प्रोसेसिंग जो होगी। तो इन सेक्टर्स में ही उनको हम जब काम देंगे अधिक से अधिक और मार्केट देंगे तो वो बढ़ेगा। इस स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम। Thank you, sir. I think that is a very good opening remarks on the whole effort जो उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मुद्दे के ऊपर में ले रहे हैं। मैं योगेश सर के पास आता हूँ। सर, आपने प्रीवियस स्टिंट्स में कई सारे एफर्ट्स बोथ एज NRLM हेड एंड ऑल्सो MGNREG हेड, कई सारे आपने एफर्ट्स लिए थे जिसमें रूरल एसेट क्रिएशन, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और महिलाओं को लार्ज स्केल में सुपरवाइजरी एंड हाई स्किल्ड रोल पे लेके आने का। तो कुछ आपके अगर एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, एंड देन वी कैन मे बी बिल्ड ऑन सर जो बोल रहे थे, जो एज मोर एंड मोर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, उसमें महिलाओं का क्या भागीदारी हो सकती है विथ योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट डू यू सी? थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और आगे का क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिखते हैं ये महिलाएं इस तरीके के इश्यूज में पार्टिसिपेट कर पाए। Okay, thank you, Anirban, and respected Devesh sir. With your permission, sir. फ्रेंड्स, ये लगभग 3-4 स्कीम्स जो डायरेक्टली महिलाओं को इम्पैक्ट करती हैं रूरल एरियाज में, जिसमें NRLM मेन है, उसके बाद मनरेगा है। टू सम एक्सटेंट वाइल वी गो फॉर एनिमल हस्बेंड्री, तो उसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, हॉर्टिकल्चर में कुछ वो है जिसमें फ्रूट्स एंड देन फ्लावर्स एटसेट्रा, उसमें सब्सिडीज मिल रही हैं। अभी एक फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी यूपी में 2023 में लॉन्च हुई, जिसमें बहुत सारे अच्छे मेजर्स हैं। विमेन के लिए, सोलर के लिए तो 90% की सब्सिडी है यदि सोलर से अपना प्लांट चलाना चाहते हैं तो लार्जली जो विमेन का पार्टिसिपेशन डिफरेंट स्कीम में है थ्रू FPO, थ्रू SHGs एंड थ्रू मनरेगा रूरल एरिया में, वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो रहा है। मनरेगा में एक इनके साथ मिलके UP SRLM जो स्टेट लाइवलीहुड मिशन है, महिला मेट को लॉन्च किया गया था। BC सखी भी टू सम एक्सटेंट कनेक्टेड है इसी सब पूरे से प्लानिंग से। तो महिला मेट जो है वो सेमी स्किल्ड वर्कर होती हैं, और उनको लगभग 8,000 से 10,000 रुपए की इनकम आसानी से 1 महीने की हो जाती है। जब मैंने शुरू किया था तो 0 से शुरू हुए, एंड विद इन 2 years वी रीच टू द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 22,000। अभी जो लेटेस्ट डेटा चल रहा है वो हमारे 59,000 ग्राम पंचायतें, जिसमें लगभग 40,000 ग्राम पंचायतें NRLM के पॉइंट ऑफ व्यू से और मनरेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती हैं, 40 to 45,000। उसमें लगभग 65 से 70 हज़ार महिलाएं
वो बीसी इसके महिला मेड के फोल्ड में आ चुकी हैं और वो अपनी सर्विसेज रूरल डेवलपमेंट के कामों के लिए दे रही हैं। जब हम ये एग्रीकल्चर वैल्यू चेन की बात करते हैं और कैसे इसमें जो रूरल स्कीमों का वो होगा यूज होता है, जो मैंने देखा है कि हमारे पास असेट्स जो क्रिएट की जाती हैं पूरे इंडिया में, सपोज कि एक स्कीम आई थी रर्बन, देन एक साथ में RKVY है, देन कुछ और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्कीमें हैं। असेट्स में स्टैंडर्डाइजेशन, बीट कि हम पंचायत भवन बना रहे हैं या महिला शेड्स बना रहे हैं, बीट स्टोरेज हाउसेस बना रहे हैं, बीट फूड ग्रेन स्टोरेज बना रहे हैं, assets may standardization according to the industry as per the needs of industry, because while we are talking about value chain, transportation of goods to the final consumer, to the retail outlet, to the export point, तो जो इसकी डेवलपमेंटल स्कीम है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का थोड़ा सा अभी उसमें फाइन ट्यून होने की जरूरत है। देन असेट्स हमारे सपोज कि दे आर गोइंग फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो उसमें भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें हम इंश्योर करें कि यूजर्स कौन होंगे एंड उनको चलाने वाला कौन होगा, उसमें भी गैप है। जो हम फ्लिपकार्ट या फिर जो दूसरे ऐप्स देखते हैं अमेजोन वगैरह, वो सॉलिड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारे जितने भी डेवलपमेंटल एफर्ट हुए हैं उसमें हम उस डेटाबेस को अभी क्रिएट नहीं कर रहे, अभी उसमें इन्फेंसी है, अभी उसमें शुरुआत है कि हम उनको मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन वाला जो टीम है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें, एज वेल एज जो उसको यूजर्स हैं उसको प्रॉपर्ली उस डेटाबेस को हम ना केवल बनाएं, उसको देन फाइन ट्यून करें, उसको एक्सपेंड करें, यूजर बेसिस का चार्ज बढ़ाएं, उसको उसमें जेंडर इक्वेशन लेके आए। तो जब एग्रीकल्चर वैल्यू चेन एंड $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि मेन फोकस है यहाँ का अभी उसका, तो एग्रीकल्चर का जो रोल ग्रास रूट लेवल पे स्पेशली वाटर सेक्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं जिसमें सिंचाई, देन मे बी ये फिशरीज, देन अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाटर सेक्टर से, देन डेयरी जिसमें जैसे छोटे एनिमल्स और बड़े एनिमल्स का रोल आता है, देन उसके बाद फ्लोरिकल्चर एंड देन उसके बाद हॉर्टिकल्चर। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं इनको बहुत ही क्रिएटिवली एंड टेक्नोलॉजिकली उसको वो करने की जरूरत है। मेरी एक विजिट मेरे मिर्जापुर में हुई थी, तो मिर्जापुर के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं इनका फूलों का बिजनेस है एंड ये गुलाब उगाते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे पास आया, कहा ये पहले लैंड ग्रेबर थे, आजकल ये फूलों का बिजनेस करने लगे हैं। तो मैंने उससे पूछा कितनी आपकी इनकम हो जाती है फूलों के बिजनेस से? तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये हर रोज होती है। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, 10,000 रुपये रोज होती है फूलों के बिजनेस से? तो मुझे अपने 2 फार्म में लेके गए, उन्होंने कहा साहब यहाँ पे जो है ये 20,000 पौधे हैं, ये जो हमारे 2 वो बने हुए हैं पॉली हाउस बने हुए हैं, इन 20,000 पौधों में से हम लोग हर रोज 10% पौधों से 10 to 12% पौधों से एक बड ले लेते हैं। तो 2 से 2,500 जो पौधे हैं उनसे उनको एक बड मिल जाती है। वो बड मार्केट में 4 रुपए की बिकती है। ये हम नॉर्मल रेट बता रहे हैं जो कि वाराणसी में या फिर हम यहाँ से मिर्जापुर से लखनऊ तक भेज पाते हैं। देन जब वैलेंटाइन डे आता है, न्यू ईयर आता है, तो वही बड 10 रुपए की जाती है। तो पर हमें एक प्रॉब्लम है, क्या? ये जो बीच में सब ये वो जा रहा है रजवाहा, इसके ऊपर जो क्रॉसओवर बना हुआ है उसमें केवल छोटी छोटी गाड़ी जा पाती है। उसमें हमारी इनोवा, हमारी जो टाटा 407 वो चली जाती है, बड़ा कुछ नहीं जा पाता है। उसमें डर लगता है कि टूट जाएगा ये। हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो कनेक्टिविटी का इशू है, जो ड्यूरेबिलिटी शेल्फ लाइफ का इशू है, उससे जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उससे सफर कर रहे हैं। एंड जो कनेक्टिविटी, शेल्फ लाइफ, स्टोरेजेस, फूड चेन, कोल्ड चेन एटसेट्रा, ये सब का सब जो है, ये सब जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके कन्वर्जेंस, उनके साथ आने, प्राइवेट सेक्टर की नीड्स के का असेसमेंट हो, उससे ये रिजॉल्व हो सकता है। एक बिजनेस जो कि कैरेट्स का बिजनेस गाजियाबाद में और सिकंदराबाद के एरिया में चलता है, वहाँ पे रिटायर्ड कर्नल साहब जो उनकी मैंने हिस्ट्री, उनका मैंने वो देखा बैकग्राउंड, तो उनके क्लोज एसोसिएट्स बताया कि साहब वो प्रमोशंस हो रहे थे और प्रमोशन में इनके साथ वाले प्रमोट हो गए और ये साहब जो है प्रमोट नहीं हुआ, तो रिजाइन करके बाहर आ गए उससे। नाउ देयर ही इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ कैरेट्स। उनसे मेरी बात हुई, दे सेड कि हम लोग पूरे 10 महीने तक गाजर सप्लाई कर सकते हैं, एक बार एक सीजन में गाजर उगाने के बाद हमारे पास इतनी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। एंड किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस की सक्सेस का केवल एक ही राज है, वैल्यू चेन, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना और ट्रांसपोर्टेशन
एश्योर्ड सप्लाई सुनिश्चित करना, चाहे वो इनको चाहिए हो, हमारे जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स उनको, चाहे वो मिडिल ईस्ट को चाहिए हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को चाहिए हो। आलू की जब क्रॉप आती है मार्केट में, सडनली उसके प्राइसेस 2 रुपए 3 रुपए पे चले जाते हैं, जो कि नॉर्मली 10 12 15 या 20 25 का रेट चलता है। तो ये जो क्रॉप्स का आने के बाद सडन क्रैशिंग होती है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बेहद जरूरी है, एंड उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेन और प्रॉपर्ली मैनेज होना, और देन किसी के द्वारा उसको ऑपरेशन करना। तो ये इसमें जो करंट टॉपिक को, बिकॉज आई हैड नॉट सीन इट फ्रॉम विमेंस पर्सपेक्टिव, आई वाज वाचिंग इट फ्रॉम कि हम कैसे सिंचाई की फैसिलिटीज हों, कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज हों। जो बजट्स को यदि हम देखें तो इस बार का जो बजट है वो अपने आप में हिस्टोरिकल बजट रहा है। जैसे नेचुरल फार्मिंग वाला जो बजट है हेड है 266% की उसमें ग्रोथ है विज़ेवी लास्ट ईयर। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स थ्रू आईटी इंटरवेंशन, उसमें 117% की ग्रोथ है उस बजट हेड में। इसके बाद पीएमएफएमई जो कि फूड प्रोसेसिंग का एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें 1000 करोड़ बजट दिया गया है, विच इज एक्सेप्शनल। और वो फोकस कर रही है इन्हीं सब रूरल जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको 33% टू 35% सब्सिडी देने के लिए। देन मनरेगा 86,000 करोड़, पीएमएवाई 80,000 करोड़, सड़क योजना 12,000 करोड़, देन किसी सिंचाई 11,000। मींस फंड्स जो है, फंड फ्लो रूरल एरियाज में इन माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, इसके लिए बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट हैज कम अप विद कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ना कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन से शिफ्ट होके एम्प्लॉयमेंट पे फोकस हो रहा है। देन इनोवेशन फंड्स, इनोवेशन टेक्निक्स, बी इट इन मिड कैप इंडस्ट्रीज, बी इट स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज, उसमें ज्यादा इनोवेशन को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को फंड करने की कोशिश की जाए। तो डायरेक्शन इज वेरी वेरी पॉजिटिव। Things are moving in the right direction, right kind of planning and good database, a sound, healthy database. उनकी बहुत जरूरत है। Thank you for my side. Thank you. Very interesting points, and I think हीरालाल सर का के लिए जो मैं क्वेश्चन सोचा था उसके साथ आपके पूरा पॉइंट्स आर कनेक्टेड। जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू, एक आपने बोला कनेक्टिविटी, और दूसरा है जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन एवरी फील्ड, हर खेत में पानी। तो हीरालाल सर आप इसमें काफी जुड़े हुए हैं पूरा इरिगेशन का एफर्ट्स को एक्सपैंड करने के लिए। तो ये स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या एफर्ट रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन, स्पेशली माइक्रो इरिगेशन, जो वाटर सेविंग करके, जो क्लाइमेट चेंज का भी बात सर ने बताया, जो इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर कैसे किया जाए। और वो एज दीज इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग, यार उसी तरीके से शायद एक विश्व बैंक का भी एक शायद सपोर्ट आने वाला है, लास्ट स्टेज में ही है। तो एज दीज इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग, उसमें अगेन वही सवाल, महिलाओं के लिए क्या स्पेस बन सकता है और क्या क्रिएट हो सकता है। तो एक थोड़ा बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए हर खेत में पानी लाने के लिए। और दूसरी बात, जो एज न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन, उसमें महिलाओं का क्या स्पेशल रोल हो सकता है। इतने लार्ज स्केल में महिला ग्रुप्स बनी हुई है, 1 करोड़ महिलाएं उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई है, तो वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं। देखिए, ये जो आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं प्राइमरी का पढ़ा हूं, तो मैंने उसको अपने जीवन में देखा है। पहले सर महिलाएं क्या करती थी, जो जैसा आपने बताया, पानी और वही जलाने के लिए लकड़ी लाती थी, और उनकी जो मूविंग डिस्टेंस थी घर से खेती था। लेकिन जो ये NRLM की स्कीम आई, उससे महिलाओं का गैंग बना, गिरोह बना, यूनिट बना, जो भी आप कह लीजिए, और वो गांव के सचिवालय तक पहुंची, ब्लॉक तक पहुंची, जिले तक पहुंची, स्टेट तक पहुंची, और बाहर भी उनका विजिट हो रहा है। तो देखिए, महिलाओं के मूवमेंट में, सोच में बहुत ड्रेस्टिक परिवर्तन है। जब हम अपने जमाने में देखते हैं तो हम लोग बच्चियों को पढ़ाने उड़ाने पर सोचते नहीं 50 साल पहले। आज बच्ची फर्स्ट है, चाहे वो अनपढ़ गांव का भी आदमी बच्ची को पढ़ाने पर इंफेसिस दे रहा है। ये सोच में परिवर्तन आया है। देखिए, जो गांव में जो पैदा हो रहा है, सर भी जो कह रहे हैं कि सही बात है, रॉ मटेरियल होता है। योगेश जी ने बताया आलू की कीमत सडन गिरेगा। अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। सोच बनी है, लेकिन हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बहुत काम करने की जरूरत है। मैं बात जो सर ने उठाया क्लाइमेट चेंज की, आज के डेट में 2 शब्द बहुत फैशनेबल हो गया है, क्लाइमेट
एंड सस्टेनेबिलिटी। तो क्लाइमेट में अक्सर मैंने कुछ मेरा इंटरेस्ट भी है, तो उसको हिंदी में कल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था तो हमने कहा क्लाइमेट की हिंदी बता दो बीएससी के बच्चों से, तो बताया उसका हिंदी मौसम। तो हमने कहा वेदर की हिंदी क्या होगा, तो सारे प्रोफेसर, तो मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में भारत सरकार की एक वाटर मिनिस्ट्री की वो थी, तो मैं वहां गया तो वहां पूरे देश के लोग आए, तो मैंने खड़ा होकर के माइक से बोल दिया, थोड़ा ठीक बोलने की मेरी आदत है जो कि आज के अच्छा नहीं होता लगता। हमने कहा 95% लोग न क्लाइमेट जानते हैं, न क्लाइमेट चेंज जानते हैं, और न क्लाइमेट चेंज के डिवास्टेटिंग इफेक्ट जानते हैं। तो सब लोग मेरा मुंह देखने लगे, और सच्चाई यही है, जितना हम क्लाइमेट का ये तीनों के बारे में जानते हैं वो इनकम्प्लीट है, वो ठीक नहीं है। मैं आप ये हाल में सर बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं आपसे, मैं अपने टॉपिक पे ही हूँ, थोड़ा घुमा के बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास कितनी मदर है, कोई बताएगा कितनी मदर है? 1 2 3, कितनी मदर है हमारे पास है? सबका आंसर होता है ये, सबका आंसर होता है कि हमारे पास एक माँ है। और यही हमारी भूल है जो क्लाइमेट चेंज से जो से टॉपिक है जुड़ा है। हमारे पास 2 मदर है। एक मदर तो वो है बायोलॉजिकल मदर जो हमें पैदा करती है, दूसरी मदर है मदर अर्थ जो हमें सस्टेन करती है और सरवाइव करती है और लाइवलीहुड देती है, जिसको हम मानते नहीं है। अब मदर अर्थ क्या हो गया, जिसको पृथ्वी कहते हैं, वो जल जंगल जमीन से बना है, जल जंगल जमीन, और इसी जल जंगल जमीन पे ही ये रूरल डेवलपमेंट है। खेती होता शहर में तो ना जल है, ना जंगल है, ना जमीन है, ठीक है। जहाँ ये खेती वाली बात, जहाँ से इकोनॉमी की बात है, वो रूरल में है। तो हमने जल को बहुत परेशान किया, त्रस्त किया, हमने उसके साथ इतना अन्याय किया कि जल हमसे दूर जा रहा है इन स्पाइट ऑफ आवर ऑल एफर्ट। ये डेटा है, लोग बोलते नहीं, मैं कह दे रहा हूं कि हम इतना एफर्ट करें लेकिन वो वाटर टेबल डाउन जा रहा है। एक बात, मैं बचपने में सर गांव में जिसमें रहने वाला था, मेरे 5 तालाब थे, मैं उसमें पौड़ा करता था, और 6 बगीचा थे। अभी मैं मेरे फादर की एनिवर्सरी थी तो मैं गया, तो वो 5 के 5 बगीचा गायब है, जिसमें हम लोग खेला करते थे बचपने में, आम खाते थे, और वो 5 के 5 पौंड में 4 गायब है, एक छोटे में सिकुड़ गया है। तो हमने क्या किया, जल के साथ, जल कहाँ रहता है, कुआं तालाब नदी में रहता है, हमने क्या किया, उसको उसके घर से निकाल दिया और कब्जा कर लिया, हम उसके घर में डाका डाल दिए। तो जल के साथ हमने बहुत अन्याय किया, और जल के बिना जीवन नहीं है। हम दोनों बात कर रहे हैं, एक तो करे बिना जल के हम जी नहीं सकते। दूसरी बात आइए, जलवायु में क्लाइमेटिक चेंज की हिंदी है जलवायु, जल की बात हुई, वायु, वायु माने पौधा, पौधे से ही वायु मिलता है, और वायु में हम पौधा काटने में ज्यादा विश्वास करते हैं, उसको लगाने में नहीं, तो वायु को भी घटा रहे हैं। तो ये जो जलवायु, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि मेरे गांव में 5 बगीचा था और 6 पौंड से सब खत्म हो गए, ये तो है समस्या साइड। अब इसको करना क्या पड़ेगा, हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हैं, सारी व्यवस्थाएं, कपड़ा, खाना पीना, हम सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप कभी पानी के बारे में नहीं सोचते हो कि आपके पानी की व्यवस्था कौन करेगा। आप सोचते हो आपके पानी की व्यवस्था सरकार कर दे, कोई दूसरा कर दे, आप ना करें। इसी तरह से जो इस समय हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कभी भी हम इसकी व्यवस्था पे बात नहीं करते हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसकी व्यवस्था कौन करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। तो इसका समाधान यह है कि जितना पानी हम पूरे साल में क्या यूज करते हैं, चाहे पीने के लिए, नहाने धोने में, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और बरसात के मौसम में उतने पानी का इंतजाम करिए, उतना कंजर्व करिए। क्या, खेत का पानी खेत में, बहुत सिंपल है, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, रेन हार्वेस्टिंग वाटर यही भी कर सकते हैं। तो उससे अगर हम लोग अपने पानी का इंतजाम बरसात में कर लें, तो ये जो जल में परिवर्तन हो रहा है ये काफी हद तक रुक जाएगा, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। एक बात सॉल्यूशन साइड में। दूसरा, वायु साइड में, हम लोग जितना ऑक्सीजन लेते हैं, हम तो सोते हैं तभी ऑक्सीजन लेते हैं, तो जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना हमें पैदा करना चाहिए, और अगर हम उतना पैदा नहीं कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन लेने का कोई मॉरली हक नहीं है। क्या, मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। तो हमें चाहे अगर आपके तो पौधा लगाना है ऑक्सीजन पैदा करने के लिए, तो जमीन चाहिए, कोई जरूरत नहीं जमीन की। आपके यहाँ जहाँ रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, गमला लगा लीजिए बड़ा सा, और उसमें पीपल और बरगद नीम का वो कर दियो, आपको देता रहेगा।
बहुत सारे लोग अपने घरों, तो जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं गमला में या पेड़ पे जहां भी जगह मिले आप उतना ऑक्सीजन पैदा करिए। तो आपकी ये जो एयर क्वालिटी ऑक्सीजन की, ये भी तो जलवायु को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही ना कि ये गांधी की तरह ये मास मूवमेंट बनाने की जरूरत है, जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जलवायु परिवर्तन का असर भी लोगों को नहीं पता है क्या। अभी सर, अभी इस गर्मी में मैं गया था, आप जरूर होके, तो 45 दिन मोर देन 45 डिग्री टेम्परेचर था कंटिन्यूअसली, इसको मैंने मैप किया। ठीक है, इसी तरह से बरसात में मैं बापू भवन में बैठा था, वहां बाढ़ आ गई और वो उसने मेरे बगल में बैठा था, उसकी दुकान थी, उसने इंटरनेट पे दिखाया यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो क्लाइमेटिक चेंज जो है ये हमारा वैल्यू चेन सब कुछ बर्बाद कर देगा। ठीक है, इस पर जो सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस की जरूरत है वो नहीं है, और इसमें सरकार और समाज दोनों को मिलके काम करेगा। ये पब्लिक समस्या है, इसमें समाधान इसलिए नहीं मिल रहा है, सबका मानना यह है सरकार कर देगी, हम ना हवा का इंतजाम करेंगे ना पानी का इंतजाम करेंगे। तो इससे समाधान, सरकार तो सब कुछ जान लगा ही रही है, कर ही रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है जब तक वो नहीं मिलेगा वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप अपने हिस्से का बरसात में जब ऊपर वाला फ्री पानी देता है इस समय वो करिए रेन हार्वेस्टिंग से, और घर में गमला में उतना ऑक्सीजन पैदा कर दीजिए जितना आप यूज करते हैं। अगर हम लोग इतना कर लें तो ये जो क्रॉप को लेके, ऐसा नहीं है, इसके उदाहरण हैं। 4 साल पहले एक रामचरण वर्मा जी हैं बाराबंकी के, 4 साल पहले आए तो बड़े निराश थे। हमने कहा क्या हो गया वर्मा जी, परेशान? कहीं साहब हमारी क्रॉप बहुत बढ़िया क्रॉप है लेकिन उसमें फसल नहीं आएगी। तो हमने कहा ये आपको पैसा पता कैसे है? तो कहने लगे ठंडी कम हो रही है तो जो दूध बनेगा उसमें वो पकेगा तो पतला होगा, उसमें वजन नहीं आएगा। उनको क्लाइमेट चेंज का असर पता था। मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, मेरे घर पे योगेश्वर राम मिश्रा जी कमिश्नर थे, तो आए जैसे वो मेरे घर पे आए 10 मिनट के अंदर इतनी बारिश हुई क्लाइमेट चेंज। फिर डिस्कशन कहाँ है, इतना बढ़िया हरा भरा फसल था, हमें लगा कि हम रखेंगे कहाँ, गोदाम कम पड़ेंगे कहाँ। जब फसल कटी तो 60% 40% ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ जिसने काम किया। बादा में मैं कलेक्टर था, तो ये गांव जखनी है, वहां पे एक उमाशंकर पांडे जी हैं, वो पिछले 20 साल से ये वाटर कंजर्वेशन करते हैं। गर्मी में उन्हीं के 2 गांव बगल में 40 फीट पर पानी, और उनके गांव में 10 फीट पे पानी, 8 फीट पे पानी। वही काम उनके गांव में एक माहौल उन्होंने बनाया, हर आदमी पानी बचाता है। तो हमें जखनी बनना है, और जखनी बन के वाटर ये क्लाइमेट चेंज में अपने कंट्रीब्यूशन देना है। मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव के साथ या जो मैंने देखा है, मैं थियरी नहीं, मैं प्रैक्टिकल ही बातें कर रहा हूँ। थैंक यू। कुछ अगर माइक्रो इरिगेशन एफर्ट पे अगर कुछ, जहाँ तक माइक्रो इरिगेशन की बात है कि देखिए, नहीं मैं सर एक मिनट, देखिए हम बता दें, हम फ्लड इरिगेशन पे थे, बम्बा खोल दिए और पानी बह रहा है। अब पानी ही नहीं है तो बम्बा कैसे खोलोगे शुद्ध भाषा में? तो अब फ्लड इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन पे जाना ही जाना है। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन की बहुत सारी स्कीम भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन जब हम स्विच ओवर करते हैं तो हमें पहले अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है। कि पहले अभी हमारे दिमाग में वही है कि पानी बम्बा से जाएगा तो ज्यादा फसल होगी और ज्यादा सिंचाई जरूरत होती है, जबकि वो ठीक नहीं है साइंटिफिकली। तो इस दिशा में, जैसे मैं जिस विभाग में, सर मैं इसका ग्रेटर शारदा का चेयरमैन भी हूँ, तो हमारे पास जितने लोग थे वो फ्लड वाले थे कि और कच्चा नाली पक्का नाली बनाओ, नाली में पानी है ही नहीं है तो जाएगा। तो हमने सब उनको उनके सॉफ्टवेयर को चेंज किया। जितनी माइक्रो इरिगेशन की कंपनी है उसके साथ ऐसे इवेंट कराए, उनको समझाए। फिर इसी तरह से जो है एक आपके वो वर्ल्ड बैंक के साथ एक इवेंट कराए, उनको समझाए, कई जगह उनको भेजा। अब हमारे विभाग में जो फ्लड इरिगेशन वाले थे उनका वो सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, नया सॉफ्टवेयर माइक्रो इरिगेशन का आ गया। और अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने पर सेकेंड स्टेज में है। अभी हम लोग रायबरेली में एक जो है कि बनाने जा रहे हैं। जैसे वो हमारा सफल होगा तो हम पूरे जहाँ जहाँ हमारी यूनिट है हम वहाँ कोशिश करेंगे, जहाँ हमें रेगुलर वाटर रिसोर्सेज मिलेगा वहाँ हम माइक्रो इरिगेशन पे लाएंगे। तो इस दिशा में भी अच्छा काम हो रहा, प्रयास जारी है। थैंक यू। थैंक यू। So we shift gears from the public system efforts to the private sector efforts.
तो निशांत जी, आप एक ग्लोबल कंपनी के पार्ट हैं। वॉलमार्ट किस तरीके से मैंने एक्सटेंसिवली वी नो वॉलमार्ट इज कनेक्टेड टू सप्लाई चेन्स नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली इट इज कनेक्टेड। इंडिया में एडिशनली आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, फ्लिपकार्ट इज अ पार्ट ऑफ द वॉलमार्ट इकोसिस्टम। तो इस होल एफर्ट में आप वुमेन in the value chain, especially agri value chains में, what efforts you are doing generally? First level, if you can talk about Walmart's efforts to bring in smallholder farmers into the value chains, and second is what are you doing specially for women का space को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ मुझे बुलाने के लिए और अवसर देने के लिए कि मैं यहाँ पे कुछ बात कर सकूँ इस बारे में। तो अगर मैं देखूँ कि अगर वॉलमार्ट फाउंडेशन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2018 में इंडिया में मार्केट एक्सेस करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो छोटे किसान हैं उनको बाजारों से कैसे जोड़ा जाए और उनके बाजार से जोड़ने को सशक्त कैसे किया जाए। सारा काम हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो बाजार हैं वो सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं छोटे किसानों को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देने के लिए। लेकिन बहुत जगह पे ये देखा जाता है कि जो छोटे किसान हैं वो बाजार से खुली तरीके से काम नहीं कर पाते और बहुत भिन्न भिन्न रीजन होते हैं उसके। तो ये जो वॉलमार्ट फाउंडेशन का जो काम है वो एक तरीके का पुल बनाने का है कि जो छोटे किसान और बाजार के बीच में हम कैसे जोड़ सके उन दोनों को, वो पुल वॉलमार्ट फाउंडेशन बनाने की कोशिश करता है। तो तकरीबन 2018 से 2023 के बीच में 300 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वॉलमार्ट फाउंडेशन ने इंडिया में फंड करे हैं, जिनका फोकस जो रहा है वो यही रहा है कि छोटे किसानों को बाजारों से कैसे जोड़ा जाए। और उसमें हमारा एक जो सीख जो हमारी रही है वो रही है एफपीओज को लेके, कि जो सबसे जो बड़े दिक्कतें जो छोटे किसानों को आती हैं कि उनका लैंड होल्डिंग बहुत छोटा होता है, 2 से 5 एकड़ का, बल्कि उससे भी कम लैंड उनका जमीन होती है उनकी। तो उसमें जो उनकी पैदावार होती है वो प्रोडक्टिविटी, जैसे देवेश सर बोल रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है, उनके पास आधुनिक इम्प्लीमेंट्स नहीं होते हैं जिससे वो पैदावार बढ़ा सकें। दूसरी चीज, जब उनकी पैदावार आती है तो वो पैदावार बहुत छोटी छोटी होती है, तो वो उसको ले जाके दूर दराज की मार्केट्स में बाजार में कैसे बेचें, वो भी बड़ी दिक्कत आती है। तो आपकी नेगोशिएशन पर मोल भाव आप ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का जो समाधान है एक काफी हद तक एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोवाइड करती हैं कि वो कस्टम हायरिंग सेंटर खोलती हैं ताकि किसानों को, छोटे किसानों को महंगे महंगे जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो खरीदने की जरूरत ना पड़े। वो किराए पे 1 दिन पे 2 दिन पे अपनी जरूरत के अनुसार वो किराए पे लेके उसको कर सकें इस्तेमाल और पैदावार बढ़ाएं। दूसरा, जब क्या कहते हैं जब पैदावार हो जाती है, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्टिवाइज कर सकती है, एग्रीगेट कर सकती है सप्लाई को, कि वो सारे छोटे छोटे किसानों से उनका सामान लेकर और फिर दूर दराज के इलाकों में बाजारों में वो बेच सकती है। तो उसमें ज्यादा भाव मिलता है, ज्यादा वैल्यू मिलता है। तीसरी चीज जो है वो वैल्यू एडिशन का, जैसे सब लोग बोल भी रहे थे अभी, योगेश सर ने भी बोला, देवेश सर ने भी बोला कि जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू चेन जो है उसको एस्टैब्लिश कीजिए। अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी छोटे किसान को, राइट। नाउ ये सब चीजें किसान अपने लेवल पे करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि एक्सेस टू फाइनेंस नहीं होता है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं होता है। तो इन सब के लिए जो एफपीओ है वो एक अच्छा ब्रिज बन जाता है कि उन्हें बाजार की भी समझ होती है, उनको पैदावार की भी समझ होती है। तो वो जो चीजें जो एक इंडिविजुअल किसान, एक इकलौता किसान को जो मुश्किल होती है अरेंज करने में, वो एफपीओ आराम से तो नहीं बट हाँ कोशिश करके वो अरेंज कर पाती है और फिर वो छोटे किसानों को उपलब्ध करा पाती है। तो ये हमारी बहुत बड़ी सीख रही है कि एफपीओ जो इकोसिस्टम अभी बहुत ही रैपिडली डेवलप हो रहा है, वो बहुत एक अच्छा माध्यम बना है छोटे किसानों को सशक्त करने के लिए।
जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा महिला किसानों के लिए, तो हम लोगों का एक उद्देश्य रहता है। हमने 2023 में, पिछले साल हम लोगों ने एक नया कमिटमेंट दिया था कि अगले 5 साल में हम 10 लाख किसानों तक पहुंचेंगे और उसमें से आधे से ज्यादा महिला किसानें होंगी, महिला किसान होंगी। और उसका 2-3 वजह है। एक तो जैसे सबने बोला कि सबसे नजदीक जो है फसल के महिलाएं होती हैं, जो एक केयर गिविंग का जो एस्पेक्ट होता है वो महिलाएं देती हैं। तो जब भी कोई जो फसल की जरूरत होती है वो महिलाएं सबसे पहले समझती हैं। तो अगर आप उनको इंक्लूड करेंगे तो जो आउटकम्स हैं, जो पैदावार है, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। दूसरा चीज जो है, जब भी कोई दिक्कत आती है फसल में, कोई पेस्ट अटैक हो रहा होता है या आने वाला होता है, जो उसके जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले महिला किसानें ही पकड़ती हैं, क्योंकि वो रोज देख रेख कर रही होती हैं फसल का। तो इसलिए भी महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम जब प्रोजेक्ट रन करते हैं, जैसे आपका TRIF का जो प्रोजेक्ट है जो हमने फंड किया, उसमें महिला किसान सबसे, या तो सिर्फ महिला किसान होती हैं या फिर महिला किसान हम लोग रखते हैं कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द इंटरवेंशंस रहे। उसमें केवल महिला वाली FPO अभी भी देश में बहुत कम है। लेकिन हम लोगों की तरफ से यही कोशिश है कि महिलाएं, चाहे कोएड हो, मतलब आदमी और औरत दोनों आके FPO चला रहे हों या सिर्फ महिला FPO हो, दोनों में महिला को सशक्त किया जाए कि वो डिसीजन मेकिंग ले सकें, वो फैसले ले सकें कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे कौन सी पैदावार करनी है। उसमें अगर 2 मिनट का और समय दे तो 2-3 चीजें मैं और बताऊंगा। जो सबसे क्रिटिकल डिसीजन वो होता है, वो वैल्यू चेन का होता है कि जो FPO है वो कौन से वैल्यू चेन में आए। वैल्यू चेन सिलेक्शन से ये भी पता चलता है कि आप जो महिला किसानों को आप जोड़ पाएंगे वो कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से जोड़ पाएंगे। जैसे सर ने बोला कि दूध की जो वैल्यू चेन है, डेयरी की जो वैल्यू चेन है, या मशरूम की जो वैल्यू चेन है, उसमें देखा गया है कि महिलाएं ज्यादा ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो अगर FPO वैल्यू चेन सिलेक्शन इस तरीके का करता है, या हॉर्टिकल्चर का करता है, हॉर्टिकल्चर फल और सब्जियों में भी महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा होता है, तो महिलाएं अपने आप बहुत अच्छे से, आसानी से जुड़ पाती हैं। तो एक तो वो बहुत जरूरी रहता है, और दूसरा हमारी कोशिश ये रहती है कि जो महिला किसान है वो अपने आप में भी सशक्त महसूस करें, कि अगर उन्हें कोई डिसीजन लिए ना हो तो वो अपने आप कंफर्टेबली वो डिसीजन ले सके कि कौन सी फसल उगानी है, किस बाजार में बेचनी है, कितने दाम पे बेचनी है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसी तरफ कोशिश करते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन ना हो, उनकी एजेंसी में इम्प्रूवमेंट हो, बोथ एट द फार्म लेवल एज वेल एज द FPO लेवल। सो ये बस मैं कहना चाह रहा हूँ। Thank you, Nishant. And we look forward to more corporates coming and making these kind of investments, especially for Uttar Pradesh. सेंथिल जी, आप निंजा कार्ट में, मैं जैसे समझता हूँ, छोटे किसानों को मार्केट से जोड़ने का एक एफर्ट उसमें ले रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर बता पाए जो किस तरीके का एफर्ट्स है, कुछ एग्जांपल्स ऑफ वेयर वी हैव बीन एबल टू सक्सीड, एंड स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं, जैसे सर ने भी बताया लखपति दीदी का योजना है, यहाँ पर 1 करोड़ महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, और उत्तर प्रदेश में शायद 60-65 लाख का इनिशियल टारगेट है नेक्स्ट 2 years में टू हेल्प वुमेन टू बिकम लखपति। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्मॉल होल्डर फार्मर को मार्केट लिंकेज एंड स्पेशली महिलाओं को कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, इफ यू कैन हैव few thoughts and especially a little more about Ninja Kart itself. Okay, thank you TRIF for inviting us and being part of this panel. I can speak in Hindi a bit, but it will be a mix of Hindi and English, so I think please excuse me for not. I think people are very fluent in Hindi, but thoda, I think please excuse me for that.
So as you know, Ninja Cart क्या करते हैं? We do multiple things, right? Like basically we are an agri marketing forward linkages company. हम सभी के साथ काम करते हैं. While we work with farmers a lot, predominantly in the south, क्या करते हैं? We have set up our own collection centers where we procure fruits and vegetables from farmers and supply it to retailers. इसमें क्या होता है? I think lot of discussions were around the smallholder farming, right? And the other point mentioned, I think, which Nishant also mentioned, was regarding producing for the market, right? So उसमें क्या होता है ना, India is a unique, not only India, but there are a few other developing countries unique है. While farming is also smallholder farming, the demand is also, for example, mostly in fresh. Demand side, if you see, the retailers are also very disaggregated, small retail. आप कहाँ सब्जियाँ खरीदते हैं? It will be some push cart या road side किराना. So demand aggregation भी problem होता है. So it's not just push from the market, aggregation from the farm side. There has to be some aggregation from the demand side also. Since both of these are fractured, तो multiple layers बन जाते हैं अपने आप वो solve करने के लिए. ऐसे नहीं कि वो गलती की वजह से हो गया. वो सिस्टम डेवलप हो गया, ये सॉल्व करने के लिए हुआ है कि मल्टीपल लेयर्स, राइट? अगर एक साइड ऑर्गेनाइज्ड हो, the number of layers would have reduced, right? तो वही तो प्रॉब्लम है. So we take this into perspective and we solve for both these problems. So हम क्या करते हैं? We are a B2B company in that sense, where we take orders from retailers, right? Which are unorganized retailers predominantly. In fact, in many cities we operate, right? Chennai, Bangalore and all, 10 to 15% are push cart vendors, because उसके लिए जो मंडी जाके खरीद पाएंगे वो फैमिली अभी छोटे हो गए, they cannot go early in the morning and do. So उसके साथ demand we aggregate. And then the day before the harvest, right, we give the order to the farmers one day before. जो जितना order है, so then so that they bring that much quantity to the collection center tomorrow, and we procure from farmers and fulfill this without entering into other middlemen, right? Okay, in one sense एक तरीका से हम भी एक middleman है, but एक ही middleman है बीच में, so we collect from farmers. So this solves both the issues, right? Both the sides, because if you do only one side, no, जो push करने ये दूसरे side so वैसे भी disaggregated है, वो problem रहेगा. So this is one, and other thing is not everybody will go through the same channel, right? ऐसे नहीं कि सब लोग निंजा कार्ट को ही बेच पाएंगे और सब retailers वो value देख पाएंगे that they will delivery का issue है, ये सुबह नहीं जा सकते. There are other retailers also who will face other issues, right? Who will be comfortable dealing from the market. So we deal with all other intermediaries also. जो अगर since we deal with predominantly fresh, जो other dealers हैं, aggregators हैं, wholesalers हैं, वो so उसके लिए भी problem होता है, like as he said, working capital problem होते हैं. If you see in fresh, they are also very small, and their business, if you see last, their second generation, third generation businesses, and they have grown with inflation, not with the turnover as such has not grown. So उसके लिए भी problem है. So we try to solve all their problems, also provide digital technology and tools to them. So we call them agri citizens, right? Like because post harvest में इतने लोग हैं till the retailer. And the technology we have developed is predominantly for small farmer doing this coordination mechanisms, right? Itne, you have to procure from hundreds of farmers and then aggregate it and then transfer it and also retailer, right? उसके लिए हमने digital platform भी बनाया है so that वो coordination issue नहीं हो पाएंगे. So most of these collection centers increasingly, right, we have given it to local entrepreneurs, right, where they run the individual collection centers. अगर हमारा सोच क्या है कि अगर individually वो collection center if you set up as a standalone, वो इतना scale नहीं पाएंगे. But because a retailer will not be worried, will not go to each and every collection center to order, or because whatever produce he requires, because जो collection center collect करते हैं वो जो local produce collect कर सकते हैं. जो retailers है उसको चाहिए जो उसको customer मांगते हैं, and not all the produce might be locally available also. So ये दोनों solve करना चाहिए. So we have built that platform, and that platform solve for all these coordination issues and doing that scale. And it's not only in India, right? We have taken the technology. We are in Brazil also, where some of the one company in Arado uses our technology to procure from farmers and supply to retailers. So if you are in Sao Paulo or Rio de Janeiro, a lot of retailers use Ninja Cart's technology to order their fruits and vegetables. And now we are doing the same thing in Philippines also, where we are doing. So this technology, brings together all these things, right? I say all these parts and pieces are already there, but bringing them together and coordinating on a technology platform is what the value add that we bring into the system. And that is something we predominantly in South. Now we have started in Hyderabad. I think slowly we will expand to other. And as you said, for women and how does it help, right? We can work these collection centers, right? And there is nothing, as of now, we set up our own collection centers and all these things, right? We didn't need to do that. If we have to expand into other cities, right? Already NRLM, FUOs are all there. If they are setting up collections, we can create the network, and we can also invest in the demand generation, right? And
And one is the rural side, another is the urban side also. We are looking at urban entrepreneurs, right? These entrepreneurs can be distributors, because typically our distribution centers, we found auto drivers to be, because वो distribution सुबह चलता है 4 बजे से 3 बजे से 7-8 बजे. So they run a distribution center and उसके साथ some 10-15 auto drivers लेके आते हैं, जो retailers को distribute कर लेते हैं. So, and bringing all these together, right? And these schemes are there for different aspects, and foundations are there, and organization TRIF are there, who are already working on these things, and we are open to partnering with them to create a profitable supply chain which solves all their problems, right? So that is what we are looking at. And the most important thing is like doubling the income, right? Like, it is not about that. That is something we can assure. Most of our collection center earn decent income, and we assure them that, right? Like, and that is something we can, because if you see trade, if they enter general trade, right? Like women, as you said, mandis mein to it's very rare for women to enter. In these things, usko order to app mein aa jayenge, and their network is local, right? If you see typically jo data hai, what farmer is growing, what, it is still a local knowledge. ये जो डिजिटल सर्वेस है अभी भी उसका साइकिल देखा तो इट इज नॉट डज नॉट कवर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, राइट? जो तो 3 बार जाते हैं. It covers predominantly crops, or like it is cycled with this thing, cereal crops. So jo information hai, I think ladies are much more connected, women locally, to where to procure what. Suddenly demand aa gaya to agar ye, and people grow fruits and vegetables in smaller plots, right? So they will have that information where to buy, get this coordination done. And beyond that, no, this network takes care of that. So they don't need to struggle much further in the आगे का market क्या करना चाहिए. So that is something we could work on, sir. Plans for Uttar Pradesh? Sir? So plans for Uttar Pradesh, we are already in some post-harvest with the trade platform in Uttar Pradesh with the fintech solutions. And for maize, we have already trying to do the public-private partnership for agri-value chain development for maize ke liye, maize farmers to ethanol ke liye. We have submitted, I think the earlier Agri-Protection Commissioner, sir, has approved it, and then it is now pending with the central government. But anyway, we are working with TRIF on that. We are reaching out to FPOs and trying to cultivate, because ये जो ethanol के लिए you need high starch maize content, because predominantly feed के लिए जो अभी तक research जो चल रहा था predominantly feed industry के लिए high protein content increase कर रहे थे. So we are trying to promote that. So अगले next season में you will see it's a 3-year project which we have committed, where we are assuring demand, where we assure that we will buy back, find demand for them from the ethanol units. Or if it doesn't go, at least temporarily with feed units, and we are doing that in UP. And the third model, right, where collection centers and all things, if we are able to come together, right, because for us to establish and expand, currently abhi we are focusing on Hyderabad, right? For us to expand, it will take some time. Agar ye partnership ho ja payenge, where these people are rural entrepreneurs are able to set up collection centers, and urban entrepreneurs are able to do the distribution, then we can invest in demand generation and technology. We are open for that. That is still open. I think if we are able to coordinate, we are willing, sir. Thank you. Thank you. So, coming back to you, sir, Yogesh sir जो बोले, जो one of the big issues is today जो किसान तो कर रहा है, लेकिन हम बाहर से, as we are all outside actors, we can only support the hero heroine of the film in agriculture is the farmer and Mahila Kisan who is there. So what are some of the you mentioned some of the spaces of looking at the processing, the infrastructure investments, especially Uttar Pradesh. We are seeing in the last few years there are a lot of these corridors being created, the Purvanchal corridor, the Bundelkhand corridor. So which is coming from the industrialization side. But how can we also connect, rural value chains there? How can we also have, processing around that? And both agriculture and agri-allied space mein, how can these two efforts of heavy infrastructure investments, including I saw, we have some work near Varanasi, there are blocks जो सर बोल रहे थे flowers के बारे में, जो even the tourism industry as it is growing, there are so many blocks जहाँ पर extensively flower cultivation हो रहा है. Last 2-3 साल का ही ये मैं change देख रहा हूँ on the ground. So a lot of these, as infrastructure investment happens, as tourism changes, as connectivity changes, how are we, as we are looking at this, larger engagement to the $1 trillion economy, how does this two connect, and आपके क्या सोच है उसके?
टाइम है, आई थिंक सो नेक्स्ट पैनल का शुरू होगा। Anyway, so I'll be brief in this. There are two, if you see investment in agriculture sector, so we can classify broadly into two different ways. One is investment in agriculture, and then there is an investment for agriculture. So investment for agriculture is what we were talking, which generally the public sector investment is. जहाँ पर हम रोड बनाते हैं, जहाँ हम इरिगेशन करते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, फिर कमांड एरिया डेवलप करते हैं, रूरल रोड्स बनाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जो हम एग्रीकल्चर लैंड पे या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्राइमरीली प्राइवेट सेक्टर होता है, फार्मर खुद करता है, अपना लैंड डेवलप करेगा, कुछ पंप सेट लगाएगा, एनर्जाइज करेगा, फिर देयर विल बी प्राइवेट सेक्टर कमिंग फॉर एग्री वैल्यू चेन. What has been seen in last many years that investment for agriculture has been reasonably okay. गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आपने कहा एक्सप्रेसवे बना है, तो एक्सप्रेसवे ऑब्वियसली एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना तो बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा, बट बुंदेलखंड एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको भी इमीडिएट मार्केट मिल रहा है, दिल्ली का, एनसीआर का, हर जगह का. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तो उस एरिया को भी एक मार्केट मिल रहा है आसपास का. तो वो एक इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है गवर्नमेंट का, इरिगेशन के 50-60 साल पुराने प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे वो पूरे हो रहे हैं, कैनाल्स के, बड़े कैनाल्स के. उससे इरिगेटेड एरिया एकदम बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन में ट्रांसफार्मर इंप्रूव हो रहे हैं, बिजली की सप्लाई अच्छी हो रही है. तो ये सब इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में वी आर गुड. उसकी वजह से डायरेक्टली फार्मर्स को एक मार्केट मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को भी वहां पहुंचने में आसानी होती है काम करने में. दूसरा जो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है, दैट इज द प्लेस वेयर वी नीड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज वहां पर गैप ज्यादा है. एंड समहाउ प्राइवेट सेक्टर इन अर्लियर टाइम्स वाज क्वाइट रिलेक्टेंट. आटा मिल, दाल मिल, फ्लोर मिल, ये सब तो लगा देते थे, बट व्हेन इट केम टू हॉर्टिकल्चर, उसमें जो प्रोसेसिंग जरूरत होती थी वो उतनी पेस से नहीं हो रही थी. इसीलिए ये फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो आई है अभी नई, और उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, पर्पज उसका ये है कि हम ये जो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, या हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो मिल्क प्रोड्यूस है, तो उसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाएं. और उसमें ये बड़े अच्छे, जो हम लोग का भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसमें बड़ी अच्छी सुखद बात है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ. और उसमें काफी लोगों ने एमयूज किए थे पहले, एमयूज फाइनली इसको एक ऐसी स्थिति पे आ गए कि वो अब इंडस्ट्री लगा रहे हैं. और बहुत सारे लोगों ने जो हमारी सब्सिडी थी, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, तरह तरह की, उसमें उन्होंने एम्प्लाई किया है, उनको सैंक्शन भी मिल रहा है यूनिट्स को. तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ये जो पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा. और बाकी हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं कि हम कैसे मार्केट बढ़ाएं, कैसे वो बढ़ाएं. और जैसे आपने कहा, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर्स के साथ हमने एफपीओज के साथ एक पार्टनरशिप की है. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ, बिकॉज दैट इज नॉट करेक्ट, बट देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिटेल चेन्स व्हिच हम लोगों ने एफपीओज के साथ रेगुलर वेबिनार्स करते हैं, वेयर वी से कि दीज आर द चेन्स व्हिच आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट्स. They can also provide some inputs which can have a uniform quality products. FPOs then are ready to have that sort of partnership, and then a buyback arrangement through some informal or formal partnership. तो ये भी बहुत तेजी से, तो उस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर, उसमें वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन रिटेल चेन्स का जो अपना एक पहले से नेटवर्क बना है उसको एक्सपैंड करके हम वो जो कोल्ड चेन, क्योंकि सबसे बड़ी बात पेरिशेबिलिटी की है. देखिए एग्रीकल्चर ही एक ऐसा इंडस्ट्री कही, अगर ये सभी लोग बैठ के अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसान ज्यादा अप्रिशिएट करता है, कि जिसकी डिमांड पूरे साल है, प्रोडक्शन 1 महीना है, 1 ही महीने में सब निकल जाता है. तो अब आप सोचिए कि तो उस वक्त जब प्रोड्यूसर करता है, बाकी चीज ट्रक है वो पूरे साल पैदा करता है, पेन है, लाइट है, ये सब पूरे साल पैदा होती है, वो पूरे साल यूज होती है. यहाँ और अगर उस 1 महीने में अगर ग्लट हो गया तो फार्मर को कैसे अच्छा प्राइस मिलेगा? दैट इज द चैलेंज.
तो सारा जो पूरी पॉलिसी इसी चैलेंज पे है कि जो 1 महीना हार्वेस्टिंग के समय जब एक साथ चीजें आती है तो कैसे हम फार्मर को, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसीलिए ये वैल्यू चेन है, इसीलिए कोल्ड चेन है कि भाई हम आलू को कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे पूरे साल निकलेगा। लेकिन टमाटर के लिए तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो उसमें प्रोसेसिंग है कि भाई प्यूरी बना दो, कुछ और बना दो, कहीं मटर है तो उसको फ्रोजन कर दो, ये सब चीजें है ना। तो ये इसी से प्राइस बढ़ेगा। नहीं तो मटर तो ऐसे तो 2 रुपए में बिकेगी, लेकिन जहां फ्रोजन एक झांसी के आसपास एक फ्रोजन मटर का एक यूनिट आ गया, तो वही मटर किसान देगा वो अच्छे प्राइस पे, वो पूरे साल फिर फ्रोजन करके वो हर जगह बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो ये क्रिटिकल यही एस्पेक्ट है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, प्राइवेट सेक्टर फॉर वैल्यू चेन एडिशन, एंड देन बाय दीज प्राइवेट्स। ये जो आप जैसे 2 महानुभाव बैठे हैं, ये कैसे अपने रिटेल चेन में, कोल्ड चेन से उसको प्रिजर्व करके मार्केट तक रॉ प्रोडक्ट पहुंचा सके और प्रोसेस प्रोडक्ट हम पूरे साल रख सके। यही 2 चैलेंज है। ये 2 चैलेंज पूरा हो गया तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का भी कोई सेक्टर का भी बढ़ा होगा, और किसान की इनकम भी जो है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ेगी, और दिख रहा है पूरी। और ये जो मार्केट की बात चिंता ना करिए कि मंडी में महिला आएंगे नहीं आएंगी। आप बाराबंकी, अभी रामसरन वर्मा जी का नाम लिया, आप चले जाइए बाराबंकी में, वहां जब केला होता है, एक केला मंडी नहीं जाता, सब बाहर से आते हैं, जाते हैं, उठा के ले जाते। आप बनारस चले जाइए, वहां सेम पैदा होती है एक साथ, तो कोई सेम मंडी नहीं जाती, वो वहां से वेस्ट बंगाल से आते लोग सेम उठा के ले जाते। तो जहां क्लस्टर में फार्मिंग हुई, तो मार्केट वहां पहुंच जाएगा, उनको मंडी जाने की जरूरत ही नहीं है, सब वहां उठा के ले जाएंगे। तो बेसिकली क्लस्टराइजेशन which is through FPOs and then investment in agriculture. These are the 2 biggest जिसमें हमारी पॉलिसी है ट्रस्ट, और उसमें and we are having positive signals. Thank you. Thank you, sir. Very, it looks that a lot of these issues are being deeply thought, and there are so many of these efforts which are happening. And hopefully the situation in the next few years will be very different from where we are today. Nishant, can you talk a little bit about the digital platforms in your, how digital platforms, and there have been efforts to link, SHG women into the digital marketing situation, and what Yogesh ji was also alluding to, that maybe the government system created digital platforms are not there, but there are already working private sector arrangements like Flipkart. So in that, what has been the experience? I know you have some partnership at the national level there, and what has been the experience of women being able to participate there? So, एक चीज का मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा कि टेक्नोलॉजी जो है एनेबलर भी होती है, डिस्क्रिमिनेटर भी होती है कई बार। तो अगर आप उस चीज का ध्यान रखकर चलें तो आउटकम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो मैं बोल रहा था डिस्क्रिमिनेटर होती है, अगर हम अपने गांव में देखें तो सब लोगों के पास घर में एक ही स्मार्टफोन होता है, राइट। अब वो स्मार्टफोन किसके हाथ में रहता है उससे पता चलता है कि एनेबलमेंट हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर आप उस चीज को ध्यान रख के अगर अपने इंटरवेंशंस करें तो चीजें आसानी से आगे बढ़ सकती हैं। तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मल्टीपल बहुत तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। तो जैसे एक वॉलमार्ट फाउंडेशन ने एक टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट के थ्रू एक FPO डैशबोर्ड डेवलप करा, जिसमें वो देश की जितनी भी FPOs जो रजिस्टर्ड हैं उनका डेटाबेस अवेलेबल है। तो अब उसमें ये जो अभी सर पूछ भी रहे थे कि अगर मेरे को डिस्ट्रिक्ट में पता करना है कि कौन सी FPO है, मान लीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर चाहता भी है कि खरीदे कोई कमोडिटी किसी FPO से, तो वो नॉलेज है कहाँ। तो इस तरीके के डैशबोर्ड्स, इस तरीके के डेटाबेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किसी प्राइवेट सेक्टर या रिसर्च के लिए भी अगर कोई जानना चाहे कि किधर FPO, कौन सी FPO है, कितनी डिस्ट्रिक्ट में कितनी FPOs हैं, किन डिस्ट्रिक्ट्स में कम FPOs हैं, पॉलिसी मेकर्स वगैरह के लिए भी, तो ये थोड़ा सा आसान हो रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। जो दूसरी तरीके के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या निंजा कार्ट हो गया, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आसानी से लघु उद्योग या विमेन पार्टिसिपेशन मार्केट्स के अराउंड
ज्यादा आसानी से हो जाए। तो अगर फ्लिपकार्ट का अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, उसमें जो मार्केट एक्सेस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सबके लिए एक बराबर है। चाहे बाराबंकी की कोई एक एफपीओ हो या दिल्ली में बैठा कोई एक ट्रेडर हो, दोनों को पूरे देश के सारे कस्टमर्स का सारे के सारे देश में चाहे कहीं से भी डिमांड आ रही हो, दोनों एक समान। तो एक जो लेवलाइजेशन होता है वो बहुत आसान हो जाता है। आप अपने एफपीओज का भी अगर देखें तो हम लोगों ने एक फ्लिपकार्ट ने एक टाई अप किया था, ये हर्बल निराला करके एफपीओ है, लखनऊ के पास ही है। उसमें उन्हें मार्केट एक्सेस दिया, उन्होंने अपनी ब्रांड बनाई और वो ब्रांड अब जो है वो फ्लिपकार्ट पे बिक रही है कस्टमर्स के लिए। तो ये बहुत आसान हो जाता है। जो पहले एक बहुत मुश्किल रहता था कि आप एक दुकान खरीदिए, उस दुकान में आपको क्या कहते हैं पूरा फर्नीचर वगैरह सब लेना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो एक बहुत आसान हो जाता है अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप बेच पा रहे हैं तो। अब उसमें कुछ लोग हैं जो वो B2B करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो B2C करेंगे। जैसे B2B वो बता रहे थे कि निंजा कार्ड जैसे है उसमें। तो B2B क्योंकि सब कोई B2C नहीं कर सकते, सब कोई हर किसी के पास पैकेजिंग का प्रावधान नहीं होता है। तो जो एवोल्यूशन है, कुछ लोग B2B करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग B2C करने में इंटरेस्टेड होंगे, सीधा कस्टमर को बेचेंगे या सीधा बिजनेसेस को बेचेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक चीज आसानी हो गई है कि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हो गए हैं, दोनों तरीके के अवेलेबल ऑप्शंस हैं। और स्मार्टफोन हाथ में आने के चक्कर में बहुत ही आसानी से आपको नॉलेज मिल सकती है, बहुत आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप जब चाहें जहां चाहें, इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी हुई है उससे बहुत आसान हो गया। और मैं कुछ 2-3 चीजें और बोलना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं उसकी अवेयरनेस भी बहुत इम्प्रूव हो गई है इंटरनेट के आने की वजह से। तो अब जो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चलते हैं, जो कुसुम किसान योजना है जैसे, या दृष्टि योजना है जिससे एफपीओज को या किसानों को फायदा होता है, या नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, इन सब की नॉलेज जो डिसबर्सल है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आसानी से हो सकती है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत तरीके के होते हैं और सब जो है वो नॉलेज गैप रिड्यूस करने की तरफ और मार्केट एक्सेस इंप्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। Thanks. Still I would say it is early days. And the potential possibly is far higher than where we are today. Yogesh sir, you have any closing comments on especially around the issue of in this conversation, we didn't touch much on the quality challenges. One set I think Senthil ji talked about is जो both retailer end में भी aggregation का demand aggregation का challenge है, उसी तरीके का production end में production का जो output निकल रहा है उसका aggregation का challenge है। But एक और बहुत बड़ा, जैसे ही बड़े markets और more sophisticated market में जाने चाहते हैं तो वहाँ पर एक क्वालिटी का भी एक मामला आता है। सो अराउंड दैट what are some ideas you may have or some investments from the government which is looking at such kind of processing का जो नया पॉलिसी निकला है उसमें क्वालिटी इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि लार्ज मार्केट्स में दैट इज विदाउट दैट हम लोग कहीं खड़ा नहीं हो पाएंगे। So any closing comments on that? तो इसमें जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स को अप्रोच करते हैं तो उनको एक रेडियो एक्टिव स्टेरिलाइजेशन से पास किया हुआ, उससे गुजरा हुआ प्रोडक्ट चाहिए होता है, बी इट हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट और बी इट एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट। यूपी में रेडियो एक्टिव जनरली यहाँ पे एक वेपर हीट ट्रीटमेंट चलता है जिसमें आम और नाशपाती एटसेट्रा उसको लगभग 1 घंटे वेपर्स में उबाला जाता है, रखा जाता है, एंड देन उसको पैक करके सप्लाई किया जाता है। उसमें आम की स्किन जो ब्लैक हो जाती है, वो पतली पतली स्किन होती है दशहरी आम की, ये सबकी। एक बेगनपल्ली आम है वहाँ का, आंध्र प्रदेश का, उसकी स्किन अच्छी मोटी होती है, वही हालत उसकी है अल्फोंसो की, तो वो बच जाते हैं, उनकी सप्लाई, उनकी डिमांड्स अच्छी। तो ये जो रेडियो एक्टिव जिसको BARC कोबाल्ट 60 सप्लाई करते हुए किसी स्टेट में परमिशन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिलती है, वो आगरा और कानपुर में 2 यूनिट लगे हुए हैं।
जो कभी नहीं चलते। तो हम लोगों ने उसमें ट्राई किया था कि यदि हम इनके स्पेशली यूरोपियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट्स को अप्रोच करना चाहें तो हमें उनके स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। तो जो जो मेजर इशू है इसमें हॉर्टिकल्चर और इसमें शेल्फ लाइफ इनकी बहुत कम है। यदि अनप्रोसेस्ड है तो 1 दिन में खराब हो जाएगा, उससे ज्यादा 3 दिन चल जाएगा, 3 से 4 दिन चल जाएगा, एनुअल हस्बेंड्री प्रोडक्ट को चाहिए। जो ग्रेन वाली मार्केट है वो तो 100 दिन 500 दिन वो मतलब पूरा साल चल जाता है। यदि आपने गेहूं निकाल लिया एक बार तो देन वो रखा रहेगा अगले 2-4 साल तक, कुछ नहीं होगा उसमें। ग्रेन वाली मार्केट बहुत सिक्योर है, वो कुछ नहीं बिगड़ता है उसको, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बोरी में भरो, अपने एक कमरे में रख लो, और जो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसको भी वो रख सकता है, उसको जरूरी नहीं है कोल्ड स्टोरेज बनाना या वहां पर जाना उसके यूजर चार्जेस वगैरह देना। हॉर्टिकल्चर एंड हस्बेंड्री में ये एक और टेक्निकल पॉइंट है, वो है कि यदि इनकेस आप उसका प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो कौन से मसाले और कौन सी केमिकल्स और कौन से प्रिजर्वेटिव्स और ये सब यूज होंगे, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन है जो कि नेशनल लेबोरेटरीज और इंटरनेशनल लेबोरेटरीज उसे 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 रीड करती हैं। और यदि इनकेस उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहा है प्रोडक्ट तो देन इसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में उसमें बहुत अधिक स्पेशलाइजेशन का जरूरत है, जो कि एक नॉर्मल फूड प्रोसेसर, एक नॉर्मल विलेज का रहने वाला एफपीओ, एक विलेज का एसएचजी उस काम को नहीं कर सकता। दैट इज मोर केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व इनटू दैट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो उसमें स्पेशली जो एमएनसी बड़े डाबर ग्रुप्स हैं या मे बी पतंजलि है, उस वाले में फूड प्रोसेसिंग में यदि आते हैं और वो हमारे अक्रॉस दीज जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं वहां पर अपने यूनिट्स लगाते हैं, जो क्लस्टराइजेशन सर ने कहा क्लस्टर्स के आसपास लगाते हैं, दैट कैन give more value to the farmers and the primary producers. Right. Thank you. Thank you. Any closing comments, Hiranand sir? ये जो सर ने एक बात कही कि क्लस्टर कल्चर, ये इसमें मैं भी सपोर्ट करूंगा सर का, कि जैसे केला है बेचने के लिए नहीं, वही सब गाड़ी खरीद लेते हैं। ऐसे वृक्ष यहाँ कायमगंज है, ये सर जेपी नगर में है, तो हम लोगों का फोकस क्लस्टर कल्चर, यहाँ डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है और वहाँ कौन फसल ऑलरेडी जो है, क्योंकि हम लोग इंडिजिनस नॉलेज को, जो हम बैकवर्ड लिंकेज को इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इंडिजिनस नॉलेज एंड इंडिजिनस पर्सनालिटी वो हवा दे करके बता देंगे कि इतना पानी बरसेगा, जो हमारे साइंटिस्ट नहीं बता पाते हैं। तो ये क्लस्टर कल्चर पे काम, और हर जिले का में 2-3 टाइप के क्लस्टर पैदा हो सकते हैं। इस पर मेरा कहना है कि इंडस्ट्री को भी ध्यान देना चाहिए। क्या गवर्नमेंट तो कर ही रही है, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ जो क्लस्टर डेवलप हो सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्राइवेट करे, तो हमारा बहुत कुछ रूरल डेवलपमेंट में मदद हो सकती है। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव, मैंने करने की कोशिश भी की। जैसे बांदा में था सर, वहाँ तिलहन, ये सरसों का तेल और ये अरहर की दाल बहुत अच्छा हो सकता है। हमने वहाँ एक अरहर सम्मेलन भी किया इसी सिलसिले में, कि वहाँ फिर वहाँ ब्लॉक में हम लोगों ने प्रोसेस की यूनिट NRLM से लगाई, वहाँ एक क्लस्टर पैदा हो सकता है। ये सोच बनानी है, उसको सपोर्ट करके वो क्लस्टर बनवानी। तो ये मेरा कहना है। बहुत बढ़िया। इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी ही क्रिएटेड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर वैल्यू एग्रीकल्चर वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जो सेंथिल जी बोल भी रहे थे। तो मोर सच प्रोजेक्ट्स कैन बी टेकन, आपका क्लस्टर्स पकड़ के वी कैन टेक मोर प्रोजेक्ट्स विद प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। सेंथिल, एनी क्लोजिंग कमेंट्स यू वुड हैव? So just 2 things I wanted to point out for closing comments, right? The other discussions on cold chain was there in horticulture, right? हमारा experience है 7-8 साल horticulture में काम कर रहे हैं. So the cold chain में biggest problem, right? There are a lot of government schemes for capex, for reefer trucks, and then this cold storage facilities. But हमारा biggest weakest point is the retailer. Because जो हमने when we introduced the reefer trucks, क्या हो गया ना, when we supply to the retailer, its cold chain is broken. So then this fruits and vegetables go through thermal shock, so they get rotten faster than what when it was not refrigerated. So retailers क्या बंद कर दिया खरीदने के लिए. So उसको तो टेक्नोलॉजी मालूम, वो बोल रहे हैं आपका सब्जी जल्दी खराब हो रहा है, because हमारा retailers are used to keeping it for 4-5 days and selling, right? So unless retail, so okay, export market अलग है, मैं बोल रहा हूँ local supply chains के लिए, unless the retailers which are smaller, right? अभी there are सोच चल रहा है कि whether what is that, solar powered push cart with refrigeration or chilling and all, unless some solutions, even I don't want to name the formal, even the branded retail stores keep the fruits and vegetables in crates either on the steps or in a normal AC room, right? उसके लिए special storage नहीं है. Unless that is all, right, we are just pushing the problem
where retailer will not buy when it comes through the cold chain. But my request is, if that is also taken into account in any cold chain, right, it will be solved. But the problem is currently retailer also does not have the capex capability to invest in those things. But that is the weakest part. So I think if the government or people can consider that aspect and see how we can solve, it will be helpful. And the second one is, what I want to tell is, while all these supply chains we are talking about, right, digital and all these things, the basic thing is ऐसे नहीं कि सब्जी नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं कि वो मिल रहा है, अभी मार्केट ऑलरेडी सेट है, ये चेंज मैनेजमेंट है. सो अब अगर हम जा रहे हैं कि ऐप में बेच दो, वो बोल रहे हैं पहले भी मंडी में बेच रहे थे. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंक्रीमेंटल एंड काउंटर फैक्चुअल income which we are talking, right, वो थोड़ा abstract होता है. So that is where something where we have to collaborate and see how this is better than the current existing, right. So that is something we have to look at and explain that in much more better format and communicate it better. Thank you. Thank you. Thank you. So we come at the end of the panel discussion. The way I received the conversations across, that lot of the issues which are there is in the world of known knowns. जो हमें जानकारी है, करना क्या चाहिए, इसका लार्जली कई मतलब 70-80% चीज ऐसे हैं जो हमें करना क्या है जानकारी है, और शायद काफी सारे सरकारी प्रोग्राम्स एंड इंटेंट उसके अराउंड में है. जो मुझे लगा जो 2-3 चीजें जहां पर हम लोग जॉइंटली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो बहुत एक्टिवली 1 करोड़ महिलाएं इसके साथ कैसे जुड़े. ये जो पूरी चेंज हो रही है, जैसे प्रोसेसिंग, अच्छा भाई वुमेन्स ग्रुप्स आके प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे चलाए, इस तरीके का चीज में शायद हमें और थोड़ा सोचना है. और कुछ शायद पायलट्स हम लोग ले सकते हैं विद इन द सेम पॉलिसी आर्किटेक्चर, जो हम एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना टू कंट्रीब्यूट टू दी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत एक्टिवली सोच रहे हैं. बट उसमें महिलाओं का भागीदारी और कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेके शायद SRLM NRLM के साथ और थोड़े एक्सपेरिमेंट शायद करने की जरूरत है. सो होपफुली इन द कमिंग ईयर आप लोगों के साथ TRI हमारे कलीग्स यहाँ पर जो हैं आपके साथ और एंगेज होके कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसके अराउंड में करें, सो दैट एज दिस होल थिंग ग्रोज, ऐसा नहीं हो जो हम महिलाओं को उस जो नया पाई क्रिएट हो रहा है उसका शेयर उन्हें उनकी छूट जाए. So with that, I thank all the panelists. Give them a warm, applause. Back to you, Sanjana. थैंक यू अनिर्बान. मैं हमारे जितने भी पैनल मंच पे उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. धन्यवाद देवेश सर, योगेश सर, डॉक्टर हीरालाल सर, सेंथिल सर एंड निशांत सर for having such a insightful and important discussion on climate change, conservation and women empowerment at the same time, which is, as Hiralal sir said, कि काफी मुश्किल है समझना, और हो सकता है हम में से कई लोग ना ही समझते हों और अपना प्रयास जारी रखें उस जानकारी को और पाने के लिए और लर्निंग के लिए. इसी के साथ मैं हमारे पैनलिस्ट को मोमेंटो देने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ शीला दीदी और रामावती दीदी को. हमारी दीदी महिमपुरवा से हैं, महिमपुरवा CLF से हैं, बहराइच से. हाँ जी. और दोनों ही BOD मेंबर्स भी हैं. इसी के साथ साथ मैं श्री मंसूर जी को भी निवेदन करूंगी कि वो कृपया आएं और वोट ऑफ थैंक्स दें. सभी को मेरा नमस्कार. मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि और सभी मंचासीन अधिकारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग ने जब सोचा था तब ये पता नहीं था कि सभी लोग किस तरह से हम लोग का सहयोग कर पाएंगे, और बहुत ही लास्ट मोमेंट पे सबको इनवाइट किया गया, लेकिन उसके बाद भी सब आए. और मैं खास तौर से सभी
जितने भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय आए हुए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग कोई ऐसा अतिथि नहीं है जिसे हमने बुलाया और वो यहाँ पे नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए बात है और टीआरआई परिवार इससे बहुत उत्साहित है और हम सब, मैं आपका सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ।